हेलो चैंपियंस, मैं हूं कुंवर अमन सिंह, आपका फिजिक्स गुरु भैया। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है ओम्स लॉ। तो चलो शुरू करते हैं मेरे भाई। तो आ जाओ मेरे भाई, ध्यान से देखो। हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जो अभी तक के फिजिक्स की दुनिया में टॉप 10 एक्सपेरिमेंट में सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और इस एक्सपेरिमेंट को सबसे पहले परफॉर्म करने वाले साइंटिस्ट का नाम था जॉर्ज साइमन ओम, जिन्होंने 1827 में एक्सपेरिमेंट किया था। और यह एक्सपेरिमेंट हमको यह बताता है कि किसी भी कंडक्टर में फ्लो होने वाला जो करंट होता है, वो उस कंडक्टर के एंड के क्रॉस सेटअप होने वाले पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशन, जैसे कि टेम्परेचर, डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर और प्रेशर। अगर ये सारी क्वांटिटी कांस्टेंट रहेंगी, उसकी बात कर रहा हूं मैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब इसको हम डिटेल में समझने जा रहे हैं। ध्यान से देखना मेरे भाई। देखो, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां पे ध्यान से देखोगे तो यहां मैंने एक बैटरी लगा हुआ है, ठीक है ना? और इस बैटरी के वोल्टेज को हम वेरी करा सकते हैं। हम चाहेंगे तो इस बैटरी के वोल्टेज को बढ़ा या घटा सकते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल वोल्टेज की बैटरी लगी हुई है और यहां उसका सिंबल भी बनाया गया है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके बाद से यहां मैंने एक स्विच लगाया है, ठीक है ना? अभी ये स्विच ऑफ है, अगर इसको ऑन करूंगा सर्किट में करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां मैंने एक अमीटर लगाया है, और ये जो अमीटर है ये इस पूरे सर्किट में फ्लो होने वाली करंट को हमको मेजर करके बताएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और यहां मैंने एक वोल्टमीटर लगाया है, और ये जो वोल्टमीटर है ये इस कंडक्टर के एंड के क्रॉस सेटअप होने वाले पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करके बताएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है ना? अभी ध्यान से देखो, अभी हमारा ये स्विच ऑफ है। अगर ये स्विच ऑफ है, सर्किट में कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है और कंडक्टर के एंड के क्रॉस कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं सेट हुआ है, तो हम लोग वोल्ट मीटर को देखेंगे तो इसका रीडिंग 0 होगा, और अमीटर को देखेंगे तो इसका भी रीडिंग क्या होगा भाई? 0 होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान देना, अब जब हम स्विच को ऑन करेंगे, जैसे स्विच ऑन करते हैं, सर्किट में जो करंट का फ्लो है वो स्टार्ट हो जाता है। सर्किट में करंट का फ्लो क्या हो जाता है भाई? स्टार्ट हो जाता है। और हम ये देखते हैं कि अब ये जो वोल्ट मीटर है ये हमको रीडिंग बता रहा है 2 वोल्ट का, क्योंकि मैंने बैटरी के वोल्टेज को 2 वोल्ट पे सेट किया है। तो कंडक्टर के एंड के क्रॉस सेटअप होने वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमको वोल्ट मीटर से मालूम चलेगा। और ये वोल्ट मीटर में कितनी रीडिंग आ रही है भाई? 2 वोल्ट की आ रही है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2। और उसके करस्पॉन्डिंग जब अमीटर को देखेंगे तो अमीटर में जो रीडिंग है वो 1 एम्पियर का है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 1। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। अब क्या करेंगे भाई? क्योंकि ये वेरिएबल वोल्टेज की बैटरी है, तो हम इसके वोल्टेज को बढ़ा देंगे, 2 वोल्ट से 4 वोल्ट कर देंगे। तो अब कंडक्टर के एंड के क्रॉस सेटअप होने वाला पोटेंशियल 4 वोल्ट हो जाएगा, जो हमको वोल्ट मीटर से मालूम चलेगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 4। उसके करस्पॉन्डिंग अमीटर को देखेंगे, और अमीटर की रीडिंग कितनी हो गई है? 2। हम यहाँ पे लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? सिमिलरली हम क्या करते जाएंगे? इस बैटरी के वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे। पहले मैंने क्या किया? 2 किया, और मैंने देखा करंट कितना है? 1। इसको मैंने 4 कर दिया, अब देखा करंट कितना है? 2। उसी तरीके से जब इसको मैं 6 वोल्ट कर दूंगा तो यहाँ पे वोल्ट मीटर हमको रीडिंग 6 वोल्ट का बताएगा। कंडक्टर के एंड के क्रॉस सेटअप होने वाला पोटेंशियल 6 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 6। उसके करस्पॉन्डिंग अमीटर की रीडिंग कितनी हो जाएगी? 3। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है भाई। हम एक्सपेरिमेंट में क्या कर रहे हैं? इस बैटरी के वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं, और वोल्ट मीटर का रीडिंग बढ़ता जा रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग अमीटर का रीडिंग भी बढ़ता जा रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब क्या करेंगे? इसको 8 कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा, इसको 10 कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा, और इसको 12 कर देंगे, 12 वोल्ट कर देंगे तो जो करंट होगा वो कितना हो जाएगा? 6 एम्पियर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहां पे समझने वाली बात क्या है? ध्यान से मेरी बात को समझना। समझने वाली बात ये है कि जब ये जो वोल्ट मीटर हमको रीडिंग 2 वोल्ट का बता रहा था, मतलब इस कंडक्टर के एंड के क्रॉस सेटअप होने वाला पोटेंशियल 2 वोल्ट का था, तो इस कंडक्टर में फ्लो होने वाला जो करंट है वो अमीटर से मालूम चलेगा, और कितना करंट था? 1 एम्पियर। अब मैंने क्या कर दिया? इस वोल्टेज को डबल कर दिया, 2 2 जा 4 कर दिया। जब मैंने इस वोल्टेज को डबल किया तो मैंने ये देखा जो करंट है वो 1 2 जा 2, मतलब करंट भी क्या हो गया? डबल हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मैंने क्या किया?
पोटेंशियल डिफरेंस को जो कंडक्टर के इंड के क्रॉस सेट हो रहा है, मैंने उस पोटेंशियल डिफरेंस को ट्रिपल कर दिया, 2 3 जा 6। जब मैंने ट्रिपल किया तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जो करंट है वो 1 3 जा 3, मतलब वो भी क्या हो गया, ट्रिपल हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सिमिलरली जब मैंने वोल्टेज को 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया तो करंट हमारा 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। जब मैंने वोल्टेज को 5 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, 2 5 जा 10, तो जो करंट है वही 5 गुना बढ़ गया। और जब मैंने वोल्टेज को 6 गुना बढ़ा दिया, 6 टाइम इंक्रीज कर दिया, तो करंट भी क्या हुआ, 6 गुना बढ़ गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो इस पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। अगर इस पोटेंशियल को बढ़ाया जाता है, कंडक्टर के इंड के क्रॉस सेटअप होने वाला अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज किया जाता है तो कंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट इंक्रीज होता है। और अगर इस कंडक्टर के इंड के क्रॉस सेटअप होने वाले पोटेंशियल डिफरेंस को घटाया जाता है तो कंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट भी क्या हो जाता है, घट जाता है। और ध्यान ये देना है कि जिस रेट के साथ पोटेंशियल को बढ़ाया जा रहा है उसी रेट के साथ करंट बढ़ रहा है, और जिस रेट के साथ पोटेंशियल घटेगा उसी रेट के साथ करंट भी घटेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ध्यान से देखो, अगर तुम वोल्टेज को 12 से 10 कर दोगे तो जो करंट होगा वो 6 से 5 हो जाएगा। अगर वोल्टेज को तुम 10 से 8 कर दोगे तो जो करंट होगा वो 5 से 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर में जो फ्लो होने वाला करंट होता है वो उस कंडक्टर के इंड के क्रॉस सेटअप होने वाले पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करोगे करंट बढ़ेगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज करोगे तो करंट घटेगा। और जिस रेट के साथ पोटेंशियल बढ़ाओगे उसी रेट के साथ करंट बढ़ेगा, और जिस रेट के साथ पोटेंशियल घटाओगे उसी रेट के साथ करंट घट जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो उसके इंड के क्रॉस सेटअप होने वाले पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप अक्रॉस द इंड ऑफ कंडक्टर प्रोवाइडेड the physical condition such as temperature, dimension and pressure of the conductor remain constant। ये ओम्स लॉ तभी वैलिड है, तभी एप्लीकेबल है जब हम इस कंडक्टर के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, इसके प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे और इसके लेंथ और एरिया को नहीं बदलेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब ये नहीं करना है कि ये जो पहली रीडिंग तुम लोगे सुबह में लोगे और दूसरी रीडिंग जो है तुम दोपहर में लोगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। सुबह का टेम्परेचर कुछ और होता है, दोपहर का टेम्परेचर कुछ और होता है, शाम का टेम्परेचर कुछ और होता है और रात का टेम्परेचर कुछ और होता है। तो अलग अलग टेम्परेचर पे रीडिंग नहीं लेना है, एक ही टेम्परेचर पे ये सारे रीडिंग लेनी है। अलग अलग प्रेशर पे रीडिंग नहीं लेना है, एक ही प्रेशर पे ये सारा रीडिंग लेना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस कंडक्टर के लेंथ को भी नहीं बदलना है, उसके एरिया और क्रॉस सेक्शन को भी नहीं बदलना, ये सब कांस्टेंट होना चाहिए, तभी हमारा ओम्स लॉ वैलिड होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां मैंने क्या लिखा भाई, I is proportional to V, और हम चाहेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V is proportional to I। क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान से मेरी बात को समझोगे भाई। देखो यहां पे प्रोपोर्शनल का साइन है, जब प्रोपोर्शनल के साइन को हटा करके और इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो हम एक नए कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ध्यान से देखना, जब यहाँ पे क्या लिखेंगे V और प्रोपोर्शनल के जगह पे जब इज इक्वल टू लिखेंगे तो यहाँ पे एक नया कांस्टेंट R आएगा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे I, ठीक है ना? और यहाँ पे लिखेंगे ये जो R है ये क्या है, ये तुम्हारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है कि नहीं? और इस R को हम लोग क्या बोलते हैं, इस R को हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? रेसिस्टेंस बोलते हैं, और ये कांस्टेंट होता है किसी भी कंडक्टर के लिए। और तुम चाहोगे तो कैसे लिखोगे, V इक्वल टू I R। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और यही तुम्हारा क्या होगा भाई, यही तुम्हारा ओम्स लॉ का इक्वेशन होगा, V इक्वल टू IR। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और तुम इसको याद कैसे रखोगे, ध्यान से मेरी बात को समझना, तुम इसको याद रखोगे विराट कोहली के नाम से। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मैंने रिवीजन एक्सप्रेस वाली वीडियो में बताया था और आज फिर बता रहा हूं, तुम इसको याद रखोगे विराट कोहली के नाम से। तुम क्या लिखोगे, VIRAT, और यहां पे लिखोगे इक्वेशन। तुम इसको याद रखोगे विराट इक्वेशन के नाम से, विराट इक्वेशन। क्यों भाई? क्योंकि V इक्वल टू IR है, तुम यहाँ का शुरू का 3 लेटर उठा लेना VIR और यहाँ पे इक्वल टू लगा देना, मिल जाएगा V इक्वल टू IR। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, एक बात और ध्यान से देखना, ये जो तुम्हारा R है ये कांस्टेंट है, ये नहीं बदलता है। जैसे देखो
ये बताओ अगर यहां से v इज इक्वल टू आई आर है तो r किसके बराबर होगा? v अपॉन आई। इस i को नीचे लेकर क्या होगे तो r किसके बराबर होगा? v अपॉन आई। ध्यान से देखना, r किसके बराबर होगा? r हो जाएगा तुम्हारा v अपॉन आई के बराबर। तो यहां बताओ अगर तुम v अपॉन आई करोगे तो 2 अपॉन 1 तुमको 2 मिलेगा, 4 अपॉन 2 तुमको 2 मिलेगा, 6 अपॉन 3 तुमको 2 मिलेगा, 8 अपॉन 4 तुमको 2 मिलेगा, 10 अपॉन 5 2 मिलेगा और 12 अपॉन 6 2 मिलेगा। तो ये कांस्टेंट है किसी भी कंडक्टर के लिए। क्लियर है कि नहीं? ये पूरा तुम्हारा ओम्स लॉ है। उम्मीद करता हूं तुमको ये पूरा समझ में आया होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं और यहां पे स्टेटमेंट लिखा गया, क्या बोल रहा है भाई? ओम्स लॉ स्टेट दैट at constant temperature the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its end। मतलब मैंने जो बोला, मैंने जो समझाया वही चीज यहां पे फ्रेम करके लिखा गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। यहां पे क्या लिखा गया भाई? I is proportional to V which means V is proportional to I। जब प्रोपोर्शनल हटाओगे इज इक्वल टू लगाओगे तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करोगे R, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? RI। जहां पे V तुम्हारा क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट और R क्या है? रेजिस्टेंस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखो कंडीशन ऑफ ओम्स लॉ, मतलब किस कंडीशन में ओम्स लॉ एप्लीकेबल होगा मैं तुमको बता चुका हूं। जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा और जब कंडक्टर का लेंथ और कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कांस्टेंट रहेगा। क्या लिखा है? ध्यान से देखना, द टेम्परेचर, ध्यान से देखो क्या लिखा गया है, द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट, द फिजिकल कंडीशन सच एज लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर डू नॉट चेंज। तभी ओम्स लॉ वैलिड होगा, अदरवाइज ओम्स लॉ इनवैलिड होगा। अगर डिफरेंट टेम्परेचर पे रीडिंग लोगे तो ओम्स लॉ इनवैलिड हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? ये तुम्हारा पूरा ओम्स लॉ है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, ध्यान से देखना। अब यहां पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसके 4 पार्ट है, हम चारों पार्ट को यहां पे क्या करने जा रहे हैं भाई? सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान से मेरी बात को समझना। हम यहां पे क्या करेंगे भाई? चारों पार्ट को यहां पे क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले क्या पूछा, ध्यान से मेरी बात को समझना भाई। क्या बोल रहा है? अ रेसिस्टर इज कनेक्टेड टू अ 24 वोल्ट बैटरी। मतलब एक रेसिस्टर है जो 24 वोल्ट बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है। अ टोटल चार्ज ऑफ 60 कूलम फ्लोज थ्रू इट इन 15 सेकंड। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक करंट। एक बात ये बताओ, ए नंबर में क्या पूछा? इलेक्ट्रिक करंट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है ना? तो आई किसके बराबर होगा? चार्ज कितना दिया गया? कितना दिया गया? 60 कूलम, यहाँ पे 60 लिखोगे और टाइम कितनी देर में फ्लो कर रहा है? 15 सेकंड, या 15 लिखोगे तो आई किसके बराबर आ जाएगा भाई? 4 एम्पियर। ये तुमको करंट मिल गया। ठीक है ना? उसके बाद से बी पार्ट में क्या पूछा? ध्यान से देखो, बी पार्ट में पूछा रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर। तो ये बताओ ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू आर। तो ये बताओ R किसके बराबर होगा? V अपॉन I। ठीक है ना? तो R किसके बराबर आ जाएगा? V कितना दिया हुआ है? 24 वोल्ट और तुमने अभी कितना करंट निकाला है? 4। तो रेसिस्टेंस कितना मिल जाएगा तुमको भाई? ध्यान से देखो, तुमको जो रेसिस्टेंस मिलेगा वो किसके बराबर मिल जाएगा? 4 6 24, तो 6 ओम। कितना मिल जाएगा? 6 ओम। ये ओम क्या है? इस रेसिस्टेंस का यूनिट है, ऐसा यूनिट है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हम इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद से क्या बोल रहा है भाई? सी नंबर में क्या पूछा? वर्क डन बाय द बैटरी। अब बताओ, तुम जान रहे हो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? पोटेंशियल इंटू चार्ज। तो यहां से हमको वर्क डन कितना मिल जाएगा? पोटेंशियल कितना दिया गया है? 24। चार्ज कितना मूव कर रहा है? 60 कूलम का। तो यहां से हमको जो वर्क डन मिलेगा वो किसके बराबर मिलेगा? मल्टीप्लाई करने पे 1440 जूल, 1440 जूल, मतलब 1.4 किलो जूल के बराबर वर्क होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये तुम्हारा सी नंबर है। अब अगर डी नंबर की बात करेंगे तो डी नंबर में क्या पूछा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द कंडक्टर। मतलब यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला लगेगा, Q इज इक्वल टू NE, और ये N हमसे पूछा है। तो N किसके बराबर होगा भाई? Q अपॉन E। ये E क्या है? चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, और ये Q क्या है? टोटल चार्ज। तो N किसके बराबर होगा बताओ? Q कितना दिया हुआ है? 60, और एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। क्लियर है कि नहीं? अगर ये डेसिमल इधर करोगे तो ये 10 टू द पावर माइनस 20 हो जाएगा, इसको ऊपर भेजोगे तो 10 टू द पावर प्लस 20 हो जाएगा। तो n किसके बराबर होगा? 60 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10 टू द पावर 20। जब इसको डिवाइड करोगे तो तुमको n कितना मिल जाएगा भाई? 3.75 इंटू 10 टू द पावर 20। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये एक ऐसा न्यूमेरिकल है जो तुमको टेस्ट कर रहा है। अभी तुम जितना पढ़े हो वो सारा फॉर्मूला यहाँ पे लेकर के आओगे, तभी न्यूमेरिकल लग पाएगा। क्लियर है कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं।
ये बोनस चैलेंज है ब्राइट स्टूडेंट के लिए, और मैं मानता हूं जितने भी बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं सब ब्राइट है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। उम्मीद करता हूं तुमको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। तब तक के लिए मेरे भाई स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड। थैंक यू वेरी मच।